Okay, now, so in the respiratory process, one thing is to get the air in from external atmosphere to actually get it introduced into your internal atmosphere, and for this purpose you need organs of respiration. उसके अलावा और तो कोई रास्ता ही नहीं. And for the organs of respiration means the first set of the organs was the conducting zone of your respiratory system. उसमें देख लिया था आपने, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, etc. until you reach the last bronchiole, that is the terminal bronchioles. यहाँ तक conducting. अब सिर्फ कंडक्ट करने के लिए तो नहीं तुमने एयर अंदर भेजी है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन को तुम्हें लेके आना था कहाँ पर? रेस्पिरेटरी जोन में, जहाँ पर क्या मकसद था हमारा? यहाँ पर मकसद था कि उसको ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ किया जा सके वहाँ से, ताकि मुझे टिश्यू में पहुँचाना है. ये लंग में नहीं पहुँचानी थी हमें, लंग ने इंतज़ाम करना है कि दिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन दी ऑक्सीजन दैट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन योर एयर हैज़ टू बी carried, has to be transported to the tissues. और टिश्यूज़ पर तब ट्रांसपोर्ट करोगे जब इसको डिफ्यूज़ करवाओगे. और डिफ्यूजन का मकसद क्या हुआ था? डिफ्यूजन का मकसद ये था कि ये है तुम्हारा एल्व्यूलस, और इसमें थी क्या? एयर, और एयर में है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करके किधर भेजना था? ब्लड में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगी. और ब्लड क्या ऐसे ब्लड एयर के साथ मिला हुआ है क्या? नहीं, ज़ाहिर है ये ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत है, कैपेसिटी. तो ऐसे कैपेसिटी है क्या? ये देख के कर लेगा क्या? इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसको डिफ्यूजन कहते हैं. और डिफ्यूजन के लिए आपको पता है कि पल्मोनरी मेम्ब्रेन जिसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और इस कंपोनेंट्स के ज़रिए आपने ट्रांसफ़र कराया था फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration. Now this oxygen very easily will be transferred, will be diffused without use of any energy towards the blood. इतना काम कर दिया, ये दूसरा प्रोसेस हुआ आपका ख़त्म, डिफ्यूजन. और जहाँ जहाँ से जो जो मसले होंगे वो डिफ्यूजन पे असरअंदाज हो सकते हैं. एल्विला सही काम न कर रहे हों, ब्लड की तरफ न जा रहा हो, कैपिलरियाँ हो ही ना, ब्लड आए ही ना, ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं. ये डिजीज़ हो सकती हैं, ये आगे चल के पैथोलॉजी में पता चलेगा. लेकिन दिस टाइम इज इट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड वेयर इनटू द ब्लड. क्या ऐसा हो गया बस ब्लड में ट्रांसफ़र हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया बस, या टिश्यू में पहुंचाना है? ये क्या सिर्फ ब्लड में ही हमें बस ब्लड को लोड करना ही मकसद था कि असल मकसद है कि दिस ऑक्सीजन हैज़ टू बी कैरिड टू द टिश्यूज़ नाउ? तो दिस ऑक्सीजन हैज़ टू बी कैरिड थ्रू द टिश्यूज़. पहले ये है कि ये ब्लड में आ गया तो ऑक्सीजन ब्लड में कोई ना कोई कैरी करेगा ना इसको. कौन कैरी करेगा? ब्लड की कोई ना कोई चीज़ कैरी करेगी. अगर ब्लड में ये सलाहियत ही नहीं है कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके, तो फिर ब्लड को दिया ही क्यों आपने? ब्लड तो उठा ही नहीं सकता. ब्लड उठा लेगा उसको, बिकॉज ब्लड हैज़ एक्चुअली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, एंड दिस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, एंड हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन योर आरबीसीज. आरबीसी क्योंकि वो रेड है, हेमोग्लोबिन हेम जो है आपको पता है रेड कलर की होती है, और रेड कलर की होती है इसलिए उन कार्पसल्स का कलर भी रेड होता है, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया है आरबीसीज. एंड आरबीसी में ये मौजूद है क्या? हेमोग्लोबिन. और हेमोग्लोबिन पर ये सलाहियत होती है कि उसके अंदर मौजूद है आयरन. ये भी फिजियोलॉजी में आगे चल के ब्लड में होगा. तो दिस इज कॉल्ड आयरन. आयरन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कैपेसिटी ये है कि वो अपने ऊपर चढ़ा देगा ऑक्सीजन को. This is oxygen carrying capacity of hemoglobin by virtue of iron. आयरन नहीं होगी तो हेमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, और उसका नाम डाल देंगे एनीमिया हो गई है इसको. कौन सी? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. सो दिस इज आयरन. नाउ द आयरन इज एक्चुअली कैरिंग द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन किसके कंधे पे चढ़ के गई है? आयरन के. और आयरन कहाँ मौजूद है? हेमोग्लोबिन में. हेमोग्लोबिन किधर मौजूद है? आरबीसीज में. इसने पकड़ लिया और यहाँ से ट्रेवल करा के ये आपकी ब्लड वेसल्स से हार्ट से गुजर के पहुंच गई किधर? टिश्यूज़ में, और यहाँ से गुजर गई टिश्यूज़ के बीचों बीच. सो बिटवीन द टिश्यूज़ इन द इंटरस्टिशियल एरिया बिटवीन दिस कनेक्टिव टिश्यू, दिस विल एक्चुअली पास. कौन? ब्लड वेसल्स. और यहाँ तक आते आते ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? फिर कैपिलरीज, क्योंकि आर्गन की तरफ जा रही है ना. आर्गन टिश्यूज़ का बना हुआ है, तो शुरू में क्या आ जाएगी? बड़ी आर्टरी, फिर छोटी और होती है आर्टीरियोल्स, और आखिर में कैपिलरीज. और जब कैपिलरीज यहाँ से गुजरेंगी
तो उसमें अभी ब्लड साफ वाला है, उसमें ऑक्सीजन कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। लेकिन टिश्यू में ज़्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है, तो इट इज़ एक्चुअली लेस इन ऑक्सीजन। इधर ज़्यादा, यहाँ लेस, तो ये करेगी ट्रांसफ़र, फिर हो गया डिफ्यूजन, फिर किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं, ओनली द कंसंट्रेशन डिफरेंस इज इनफ। तो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर यहाँ से पहुँच जाएगा और तुम्हारी ऑक्सीजन टिश्यू को मिल गई, एवरीथिंग इज ओके। यही काम था तुम्हारे रिस्पायरेशन का। तो रिस्पायरेशन में तुम्हें ये भी जहन बनाना है कि इट्स नॉट जस्ट द डिफ्यूजन बट द ट्रांसपोर्ट आल्सो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, और टिश्यू में फिर हो जाएगी क्या? डिफ्यूजन। और अगर टिश्यू में कोई गड़बड़ हो गई, खुदा न खास्ता कोई पॉइजन या ऐसी चीज़ हो गई टिश्यू के अंदर, और टिश्यू ने ऑक्सीजन लेने से मना कर दिया, तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन दरवाजे पे मौजूद है, अगर दरवाजे पे ही ताला लगा हुआ है तो वो सुजुकी वैसी की वैसी वापस चली जाएगी। वो गाड़ी जो है वो लेके आई थी डिलीवरी, तो वो कोरियर वो ताला देख के बंद वो चला जाएगा। ये ताला क्या था? ये ताला कभी कभी टिश्यू के अंदर कोई पॉइजनिंग या इस किस्म की जहर हो जाती है, तो जो लोग जहर पी लेते हैं तो टिश्यू के अंदर वो टिश्यू ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करता तो डेथ हो जाती है टिश्यू की। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो यहाँ से ये जो यहाँ से ऑक्सीजन को लिया है इसने, तो सिर्फ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया भी है? तो वही ब्लड जो तुम्हारा इधर से जिसने ऑक्सीजन अभी डिलीवर की है ब्लड से टिश्यू की तरफ, तो वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ले भी लेगा, और लेगा तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है कि ज्यादा है? और बाहर, तो फ्रॉम हायर टू लोअर। और कार्बन, अब जो ब्लड वापस आ रहा है अब की बार वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन डिलीवर किया है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद है। अब क्या करेगा? क्या घुमाता रहेगा कि ये लंग से गुजरेगा? और जब लंग से गुजरेगा तो जो एयर बैठी हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और अब जो आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा वाला कम को दे देगा, और एक्सपायर जो करोगे तो एक्सटेंडेड एटमॉस्फेयर में दे दोगे। तुम ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम ऑक्सीजन लोगे, टिश्यू तक पहुंच जाएगी, कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। और ऐसा ही कौन? जाहिर है आरबीसी। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन पहुंचाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो आरबीसी भी पहुंचा देंगे और कुछ प्लाज्मा पहुंचा देगा, उसका तरीका कुछ और है। यहाँ पर हमारा इस वक्त स्कोप है नहीं यहाँ पर, लेकिन हम इतना बता सकते हैं आपको कि देयर इज अ कैरेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी समझना जरूरी है। क्या सिर्फ यही है कि आपने यहाँ पर देखा कि यू आर ब्रीदिंग, एटमॉस्फेयर से तुमने एयर को एक्सचेंज किया, देन इज द डिफ्यूजन बिटवीन द एल्विला एंड द ब्लड, देन दिस इज द कैरेज, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, then the return will be the transport of carbon dioxide, but what will happen at the tissues level? फिर diffusion। ब्लड कभी सेल में नहीं जाएगा, कौन जाएगा? गैसेस जाएंगी। कौन सी? ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी। तो डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस की होती है, ब्लड नहीं जाता। अगर ना मुझे ऑक्सीजन पहुंचाने का कोई और रास्ता मिल जाए ना, यकीन मानिए मुझे ब्लड की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझे ब्लड में सिर्फ ब्लड को, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ी। वरना कहीं कहीं ऐसा भी है, आई के अंदर आपके पास ऐसा फ्लूइड है जो ऑक्सीजन पहुंचा देता है, तो वहां ब्लड की जरूरत ही नहीं होती। मकसद है कि तुम्हें ट्रांसपोर्ट के लिए कोई चीज चाहिए। कोई जरूरी है कि कार हो, मुझे अगर बाइक भी है तो मैं चला जाऊंगा कॉलेज, मुझे ट्रांसपोर्ट से ज़रूरत है, मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट चाहिए बस। मुझे उसमें अगर एक मेट्रो बस मिल जाती है तो मुझे कार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेट्रो इज मच बेटर। तो इसका मकसद यह है कि यहाँ अगर ब्लड का क्या काम था? ब्लड का काम था टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लंग्स, क्योंकि यही रास्ता है जहाँ से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक सकता हूँ। This is something that is actually the process of breathing or process of respiration। इसमें 3-4 चीजें होंगी। अब दूसरा यहां से आप देखें एक चीज कि नॉर्मली इस वक्त जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, इस वक्त जब आप ब्रीथ कर रहे हैं नॉर्मली, इसमें आप देखेंगे कि यू हैव अ थोरेसिक कैविटी, 2 लंग्स पड़े हैं वहां पर। You have thoracic cavity and the thoracic cavity is there and here is the diaphragm। नीचे क्या है? diaphragm। पढ़े ना आपने, ये thorax में पढ़ा होगा ना। नीचे आपका क्या है? diaphragm। At the time when the diaphragm is contracting, तो diaphragm contraction से नीचे जाता है ऐसे,
फिर रिलैक्सेशन से ऊपर आ जाता है, कंट्रैक्शन से नीचे जाता है, रिलैक्सेशन से ऊपर आता है। ये आप सोए भी हुए होंगे, हालांकि डायफ्राम इज ए स्केलेटल मसल, इट इज अ वॉलंटरी मसल, बट दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन। इवन इफ यू आर स्लीपिंग, the brain is actually sending the signals 12 to 13 to 14 to 15 times every minute, and it is stimulating your spinal cord, and from spinal cord is coming out the nerve, इसका नाम है phrenic nerve। सुनी होगी आपने शायद, एक नर्व है जो स्पाइनल कार्ड से बाहर आके आपके डायफ्राम को करती है कंट्रैक्ट। आपके ये मसल कैसे कंट्रैक्ट करते हैं? आपके मर्जी से कैसे करते हैं? ब्रेन स्पाइनल कार्ड को ऑर्डर करता है, स्पाइनल कॉर्ड का ऑर्डर आता है किसके जरिए? नर्व के जरिए, और आपकी मसल करती है कॉन्ट्रैक्ट। सेम इज द केस इन डायफ्राम। अब अगर आप यहां पे देखें कि ये है आपका थोरेक्स और ये है एब्डोमेन, तो थोरेक्स एंड एब्डोमेन दे आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ डायफ्राम, एंड हियर इज योर लंग एंड हियर इज योर लंग। ये आपका ट्रेकिया। ये जो डायफ्राम है, दिस डायफ्राम जो आपके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है और जो ये आपका ब्रेन है, इन द ब्रेन देयर आर द सिग्नल्स व्हिच आर कमिंग डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड, एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड द नर्व्स आर कमिंग टू कंट्रैक्ट योर डायफ्राम। अगर आप सोए भी हुए हैं ना, तो ब्रेन के सिग्नल्स आएंगे स्पाइनल कॉर्ड, बेटा बात नहीं करो, ब्रेन के सिग्नल्स आएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व निकलेगी जो सप्लाई करेगी किसको? डायफ्राम को। इस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व निकली किधर से? स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन इसको ऑर्डर किधर से आ रहा है? ब्रेन से। अगर आप सोए भी हुए हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली 12 से 15 दफ़ा सिग्नल भेजने की सलाहियत कुदरत ने डाल दी है। आप सोए भी हुए होते हैं, तभी हार्ट आपकी बीट कर रही होती है। हार्ट को निकाल के टेबल पे भी रखेंगे ना अगर आप, तब भी वही 72 दफ़ा बीट करेगी। सारी नर्व से काट भी देंगे ना तभी करेगी, क्योंकि उसके अंदर एक अपना जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है जिसको वैसे नोड कहते हैं। तो यहां पर भी अंदर कुदरत ने एक ऐसे नोड जैसी एक चीज लगाई हुई है जो आपको सिग्नल देती है, ऐसे करके, ऐसे कितनी दफा? 15 दफा, डिपेंड करता है जब जितनी जरूरत है। तो ये नॉर्मली आपको ये 15 टाइम्स ये सिग्नल देगी इस न्यूरॉन्स को, और यहां से निकलेंगे इसके एक्सॉन्स, और ये नर्व बना के आपके डायफ्राम को करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर देगी तो डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे जाएगा, और सिग्नल देके जब वो छोड़ देगी तो डायफ्राम वापस आ जाएगा। फिर देगी। आप सोए रहे हैं, 15 दफा होता रहेगा। अगर नीचे जाएगा जब डायफ्राम, तो ऊपर थोरेसिक कैविटी के अंदर जगह ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे जाएगा। अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के मुकाबले में प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां कम, बाहर एटमॉस्फेयर का तो चेंज नहीं ना होगा, प्रेशर बाहर ज्यादा अंदर कम, तो एयर किधर आएगी? बाहर से अंदर आएगी। तो जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तुम क्या करते हो? सांस लेते हो, और जब रिलैक्स होकर डायफ्राम वापस आ जाता है तो एरिया कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है बाहर के मुकाबले में, तो एयर बाहर चली जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन आपका कौन है? डायफ्राम है। जो इस वक्त आप बैठे हुए हैं ना आराम से, तो प्राइमरीली दिस इज द डायफ्राम व्हिच इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू गेट द एयर इन इंस्पायरेशन एंड टू एक्सहेल द एयर आउट, दिस इज एक्सपायरेशन। नीचे गया यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा, और वापस आया तो एक्सपायरेशन में हेल्प करेगा। और ये किस वजह से हो रहा है? ये आपके इस फ्रेनिक नर्व की वजह से, और वो उसको कौन ऑर्डर कर रहा है? ब्रेन ऑर्डर कर रहा है। जरूरत पड़ने पर ब्रेन आपको 25 से 30 दफा भी करा सकता है ऑर्डर। ये कब कराएगा? जब जरूरत होगी। ये जरूरत का कैसे पता चलेगा? ब्रेन इतना इंटेलिजेंट होता है, उसको पता चल जाता है। कैसे चल जाता है ये मैं बाद में बताता हूँ। और ब्रेन डिसाइड करेगा कि इसको कितनी दफा कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो आप जब एक्सरसाइज करके आते हैं तो आप देखें क्या हो जाता है, ये जानबूझ के नहीं करते आप, ये ब्रेन मजबूर करता है आपको, क्योंकि इस टाइम पर आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। ये ब्रेन को पता चल जाता है, और ये ब्रेन इसको ऑर्डर करता है कि जल्दी करो, 12 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 40 दफा करो। तो ये ब्रेन ऑर्डर करता है इसको। तो ये कंट्रोल होता है, नर्वस कंट्रोल। लेकिन ये मसल जो है आपका प्राइमरी कौन सा है?
ये मसल है जिसको हम कहते हैं क्या, इज अ मसल, दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम। अब देखें डायफ्राम काम करेगा तब जब इस वक्त आप क्वाइट ब्रीदिंग करते हो, जब आप बैठे हुए हैं आराम से, क्या इतनी सांस लेते हैं कि अगर चाहें तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये प्राइमरी मसल है विच हेल्प्स इन द क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट जो है आप बैठे हुए खामोशी से, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा लेंगे तो जस्ट डायफ्राम का ऊपर नीचे जाना सफिशिएंट नहीं है, क्या करना होगा, थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना होगा, बढ़ाएंगे तो लेंगे ना अंदर, वो बढ़ाना होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बढ़ा पाएंगे, वॉल्यूम तब बढ़ा पाएंगे जब जोर से कोई ऐसी चीज़ करें जो आपकी रिब्स को ऊपर उठाए और थोड़े से कैविटी को वॉल्यूम को बढ़ाए। और ऐसा करने के लिए आप क्या करते हो, ऐसा करने के लिए आपको रिब्स वगैरह को ऊपर उठाना होता है। कैसे ऊपर उठाते हैं आप देखें, ये मेरा एक मसल है, इसको बोलते हैं, ये जो मसल है ना नेक का, इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ये आपके ब्रीदिंग में काम करता है क्योंकि ये लगा हुआ है किस पे, क्लेविकल पर, स्टर्नम पर। जब नेक तुम्हारा फिक्स होगा तो ये क्लेविकल और स्टर्नम को क्या करेगा, नीचे धकेलेगा, ऊपर खींचेगा। जाहिर मसल खींचता है तो ऊपर खींच, जब मसल ऊपर खींचेगा तो ये रिब्स यहाँ रहेंगी कि ऊपर आएंगी, जब ऊपर आएंगी तो अंदर थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाता है कि आप 2 लीटर तक भी एयर अंदर डाल सकते हो। और 2 लीटर कब डालते हो, जब फोर्सफुली अंदर डालते हो यार। अब देखिए मैं क्वाइट ब्रीदिंग में बैठा हुआ हूँ, मेरा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड तुम्हें नजर ही नहीं आएगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, डायफ्राम मेरा काफी है। नजर आ रहा है कुछ ज्यादा नहीं। अब मैं चाहता हूं कि मैं 2 लीटर अंदर ले जाऊं, 2.5 लीटर, अब मैं 2.5 लीटर अंदर लेके जाऊंगा। अब देखना ये मेरे दोनों स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड उधर से भी नजर आ जाएंगे। आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मसल क्या हमेशा इस्तेमाल करते हो कि कभी कभी? ऐसे मसल्स को हम कहते हैं एक्सेसरी मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन के इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन ऊपर से जो उठाते हैं। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड बड़ा पावरफुल मसल है, देखें दोनों मसलों ने ऐसे खींच लिया। वरना नॉर्मली जो टाइडल वॉल्यूम 500 ऐसे ऐसे करते रहे तो उसके लिए डायफ्राम ही काफी है। ये समझ रहे हैं आप? तो ये मसल है। लेकिन अगर आप जोर से बाहर निकालें, आम से एयर निकालते हो ना आप ऐसे, कितनी 500 ml, लेकिन अगर आप चाहें 500 ml के बाद भी निकाल सकते हैं जोर से, कफे में करते हो ना इसमें क्या करेंगे, रिब्स को ऊपर उठाएंगे, नीचे खींचेंगे। तो नीचे खींचने के लिए ये एब्डोमेन के मसल्स हैं ना आपके, ये नीचे खींचते हैं। आपने देखा होगा जब कफ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एब्डोमेन में पेन हो जाता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा करने से ये नीचे खींचते हैं मसलों, खींचते खींचते यहाँ पेन होना शुरू हो जाता है। तो मसल्स ऑफ द एब्डोमेन दे आर एक्सेसरी। ये एक्सेसरी आर्म से नहीं काम करेंगे। आर्म से कौन काम करेगा नॉर्मली? डायफ्राम। नॉर्मली ये एक्सेसरी मसल्स कहलाते हैं। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इज एक्सेसरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन एंड एब्डोमिनल मसल्स आर एक्सेसरी मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। इन मसल्स को हम कहते हैं यहाँ पर द मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन, कभी इंस्पायरेशन कभी, लेकिन उसमें प्राइमरी एक्शन किसका? डायफ्राम का। अगर ना ये फ्रेनिक नर्व कभी डैमेज हो गई तो डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा, और डायफ्राम पैरालाइज हो गया तो फिर तुम्हारी वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होगी। फिर इन मसल्स को इस्तेमाल करोगे, नॉर्मली तुम्हारी हालत ये होगी। क्यों? क्योंकि डायफ्राम नॉर्मली काम कर ही नहीं रहा है, डायफ्राम पैरालाइज हो गया। तो फ्रेनिक नर्व इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, क्योंकि इसके कटने से, इसके इंजरी से क्या हो जाएगा? डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा। तो नॉर्मली भी जो बैठे हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें ये मसल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो दूर से ही आपको ये हालत होगी, पेशेंट सांस अंदर लेने के लिए ये हालत होगी उसकी। वरना तुम ऐसे करते हो क्या? नहीं, आराम से बैठे हुए। ये तुम्हारा डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, नजर ही नहीं आता है, लेकिन अंदर से ये सारा खेल चल रहा है। इसको हम प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पायरेशन कहते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर, अभी आपने देखा कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या हो गया, 4-5 प्रोसेसेस देखे, मसल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखे। अब वो जो तुम एयर अंदर लेके जा रहे हो और लेके आ रहे हो बाहर, कितना वॉल्यूम तुमने अंदर लिया और कितना वॉल्यूम तुमने बाहर दिया है? कितना नॉर्मली अभी जो बैठे हुए तो 500 ml। तो ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू गेट इन और यू गेट आउट, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्या? टाइडल वॉल्यूम। तो कितनी क्वांटिटी है इस टाइडल वॉल्यूम का? वॉल्यूम कितना है?
500 ml, इसको टाइडल वॉल्यूम। इस वक्त जो बैठे हुए हैं आप सांस ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 500 ले रहे हैं, ये सिलसिला ऐसे चल रहा है, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। चलिए देखते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम्स देखो, फिर समझाता हूं कि कैपेसिटीज क्या है। देख लें पहले वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम जिसकी बात कर रहे थे अभी? टाइडल वॉल्यूम, जिसका दी टाइडल टीवी। देखो इंस्पायरेशन तुम करो, एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। एक्सपायरेशन करने के लिए छोड़ दो इसको, एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। इंस्पायरेशन इज एक्टिव एंड एक्सपायरेशन इज पैसिव। लेकिन जिस वक्त तुम्हें रनिंग करके आ गए तो तुम्हारा एक्सपायरेशन में भी एक्टिविटी शामिल हो जाएगी, क्योंकि फिर जोर से तुम्हें बाहर भी एयर निकालनी है, वरना नॉर्मली फिर छोड़ दो। डायफ्राम नीचे जाएगा फ्रेनिक नर्व के कहने पे, ऊपर आएगा जब फ्रेनिक नर्व स्विच ऑफ हो जाएगी। देखो ये कान है तुम्हारा, इसको आगे करने के लिए तुमने आगे किया, ये क्या पीछे करने के लिए पीछे करते हो कि छोड़ देते हो? ये खुद चला जाता है। इसका मकसद है कि इसका पीछे जाना पैसिव है, आगे आना एक्टिव है। स्प्रिंग को नीचे डालने के लिए, दबाने के लिए एनर्जी यूज करते हो, क्या उसको ऊपर खींचने के लिए एनर्जी यूज करते हो? वो पैसिव है। तो सेम थिंग इज हियर, इसमें इलास्टिक रिकॉइल होता है, जैसे ये गया बस छोड़ना है तुम्हें, वापस आ जाएगा, इससे एक्सपायरेशन हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि जब आप तुम इंस्पायरेशन करते हो तो फ्रेनिक को स्टिमुलेट करते हो, और एक्सपायरेशन के लिए उसको सिर्फ स्विच ऑफ कर देते हो। उसके लिए वापस लाने के लिए किसी दूसरे नर्व की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ खामोश करा दो तो वापस, तो इसका मतलब डायफ्राम खुद ही वापस आ जाएगा। समझिए, ये स्प्रिंग की तरह है। लेकिन जब तुम फोर्स के साथ बाहर निकालोगे तो फिर तुम्हें मसल की जरूरत पड़ेगी, फिर तो एक्सपायरेशन भी एक्टिव हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, नॉर्मली ऐसे नहीं होगा। अब इसमें यहां पर आप देखेंगे ये हैं आपकी जिनको हम कहते हैं वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब देखो यहां से वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये मसल्स आपको दिखाया मैंने अभी, ये लंग वॉल्यूम्स की बात हो रही है। अब यहां ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंदर आप देखें, इस ग्राफ के अंदर आप देखें, बस यहीं चल रहे हैं आप, बस ये क्या हो रहा है? ये टाइडल वॉल्यूम है, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। कितना? 500 ml। ये नॉर्मल ब्रीदिंग में जो इस वक्त चल रहा है सिलसिला, ठीक है? तो यहां नॉर्मल, इसमें यहां पर ये सिलसिला, दिस इज कॉल्ड, थैंक यू बेटा, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। क्या बस इतना ही ले सकते हो? क्या इतना ही ले सकते हो? इससे ज्यादा ले सकते हो? अभी तुम लो जितना भी ले सकते हो आराम से, ये तो है 500 लेने, 500 दे रहे हो, 500 ले रहे हो, ये सिलसिला चल रहा है। 500 लेके यहाँ रुक जाओ और कोशिश करो इससे ज़्यादा जितना ले सकते हो, इसके बाद और लो। फुल ले गए? ये जो अभी लिया है ना तुमने, ये रिजर्व वॉल्यूम था जो इससे ज़्यादा ले सकते थे। और कब लोगे? जब हम जमाई लेते हैं, जब तुम भागते हो, ठीक है ना? ये वॉल्यूम जो है क्या हमेशा लेते हो कि ये रिजर्व है? इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ये वॉल्यूम है जो कब लेते हैं आप? जब इससे ज्यादा। इसका मकसद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच वॉल्यूम? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू कैन मैक्सिमम टेक इन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। 500 के बाद कितना और अंदर ले सकते हो, और कितना अंदर कब लेते हो? जब फुल इंस्पायरेशन, फुल फोर्स के साथ अंदर ले जाते हो। समझ गए? तो इसका मकसद ये हो गया, इसको थोड़ा बनाओ, ठीक है? इसका मकसद क्या हो गया कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो तुमने ऐसे किया, ये इतना ले गए, क्या इतना ले सकते हो? और जंप लगाओगे, ये इतना ऊपर ले सकते हो। इसको बोलते हैं क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो अबव टाइडल ले सकते हो। टाइडल 500 और इससे ऊपर और, तो इससे ऊपर और जो आप यहाँ पे लेंगे, तो ये तकरीबन जो ऊपर है ना, ये ऑलमोस्ट कोई 2.5 लीटर ऊपर और ले सकते हैं। तो इसका मकसद है कि 2.5 लीटर ये और 500 टाइडल, यानी अंदर आप फुल इंस्पायरेशन से टाइडल प्लस ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑलमोस्ट कोई 3 लीटर आप ले सकते हैं।
यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, माने इसका मकसद ये है कि ये टाइडल, ये झटका, और माने इतना वॉल्यूम तुम फुल फोर्स के साथ अंदर ले सकते हो। चलें, ये तो यहां तक था। टाइडल होते 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 इंस्पायरेटरी, चलो वो तो लिया आपने। अब ये चाह रहे हो तुम कि यार मैं थोड़ा सा देखूं कि मैं टाइडल के बाद एक्सपायरेटरी कितना और दे सकता हूं। देखो, आप अपना टाइडल करें, ये एक्सपायरेशन करके टाइडल करके और निकालें, जितना जोर से निकाल सकते। क्या ज्यादा था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो अभी निकाला है ना टाइडल के बाद, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। कौन ज्यादा था, इंस्पायरेटरी रिजर्व कि एक्सपायरेटरी रिजर्व? एक्सपायरेटरी ज्यादा था कि इंस्पायरेटरी ज्यादा था? देखो, टाइडल ले रहे हो, ये टाइडल अंदर लिया, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व। अब देखें, एक्सपायरेटरी कर रहा हूं, ये एक्सपायरेटरी टाइडल दिया। कौन ज्यादा फुल फोर्स के साथ अंदर लेने वाला ज्यादा था कि बाहर निकालने वाला ज्यादा है? लेना वाला ज्यादा था, वो था 2.5 लीटर। ये मुश्किल से 500 के बाद कितनी भी कोशिश करोगे ना, 1100 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। और जो 1100 है, ये क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इसका मकसद है कि सिर्फ तुम 500 ml ही नहीं, 1100 ml और निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो? जब फुल एफर्ट लगाओगे तो। ये बात आ गई समझ में? इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम्स देखे आपने अभी? 3। अब आ रहा है चौथा, इस पे ध्यान देना। टाइडल वॉल्यूम करते रहो, जब 500 ml निकालो ना, उसके बाद एक और झटका दो, और जितना निकाल सकते हो। कितना? 1100। ये 1100 निकालने के बाद क्या लंग खाली हो गया? खाली हुआ कि कभी एयर और भी रह गया? क्या निकाल सकते हो ये जो रह गई पीछे एयर? वेरी गुड। इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जो लास्ट निकाला वो था एक्सपायरी रिजल्ट, उसके बाद तो तुम निकाल ही नहीं सकते। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अगर सारा कुछ निकाल दिया और पीछे लंग खाली रह गए तो ब्लड तो नहीं रुकेगा ना। तो इसका मकसद है कि ब्लड अगर गुजर गया और लंग उसको खाली मिले तो फिर तुम्हें तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। तो नेचर ने कुछ एयर ऐसी रखी है जो तुम कोशिश के बावजूद भी निकाल नहीं सकते। तो कितनी नहीं निकाल सकते पीछे, जो कितनी भी कोशिश कर लो तो वो 1200 ml है, 1200 ml। ये क्या है? ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। और जितने भी वॉल्यूम्स तुमने देखे, क्या ये मेजर हो सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम क्या मेजर हो सकता है? मशीन से मेजर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या? उस मशीन को कहते हैं स्पायरोमीटर। दिखाता हूं। मशीन में क्या करते हैं? मुंह में डाल के कंप्यूटर पे आ जाता है, पता चल जाता है कितना एयर अंदर लिया, कितना बाहर दिया। क्या टाइडल वॉल्यूम मेजरमेंट नहीं हो सकती? क्या इसकी हो सकती है? इंस्पायरेटरी की हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या एक्सपायरेटरी की हो सकती है? हो सकती है। क्या रेजिडुअल की हो सकती है? नहीं हो सकती। रेजिडुअल हो इसलिए नहीं हो सकती तो जब बाहर निकल ही नहीं सकता तो कहाँ रीडिंग देगा? तो रेजिडुअल वॉल्यूम के नॉट बी मेजर्ड। ये 4 वॉल्यूम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? अब इन 4 वॉल्यूम्स के अलावा फिर 4 कैपेसिटीज भी होती हैं। अब से कैपेसिटीज का क्या मतलब है? वॉल्यूम्स हो गए, वॉल्यूम वो भी तो ये वॉल्यूम भी कैपेसिटी होगी। अगर आप एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को आपस में जोड़ देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका नाम कैपेसिटी है। एक से ज्यादा हो सकता है 2 जोड़ दें, मतलब एक से ज्यादा मिनिमम तो 2 होंगी। हो सकता है 3 वॉल्यूम्स जोड़ दूं, हो सकता है 4 वॉल्यूम्स ही जोड़ दूं, तो मिला के उसको हम क्या वॉल्यूम नहीं कहेंगे, अब उसका नाम होगा कैपेसिटीज। आ जाए देखें कैपेसिटीज क्या होती है। देखें यहां से आप, एक जिसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, माने ये क्या है?
माने कोई दो वॉल्यूम्स मिले हैं, दो वॉल्यूम्स मिले हैं, ये वो कैपेसिटी है जो आप मैक्सिमम जो एयर अंदर ले सकते हैं। भाई कैपेसिटी क्या होती है? दिस इज द कैपेसिटी ऑफ योर पर्सन्स कैपेसिटी टू गेट द एयर इन विथ मैक्सिमम फोर्स। पूरी एफर्ट के साथ कितनी एयर ले सकते हो? चलो रफली तुम एयर अंदर लेना चाहते हो फुल फोर्स के साथ, कितने वॉल्यूम्स अंदर ले जाओगे? वॉल्यूम्स के हिसाब से मुझे बताओ, वैल्यू नहीं बताओ, वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम्स अंदर ले जाओगे फुल फोर्स के साथ अगर चाहो तो? इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितने? पहले कितना? टाइडल। और अब चाहो तो मैं फुल फोर्स के साथ और ले जाऊं तो ये क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई पहले कितना लेते हो नॉर्मली? टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और उसके बाद क्या बस इतना ही ले पाते हो कि फुल फोर्स के साथ और भी ले सकते हो 2.5 लीटर? और कौन सा वॉल्यूम? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों जोड़ दूं तो क्या फुल फोर्स के साथ इतनी एयर अंदर जाती है कि नहीं? यही है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इंस्पायरेशन, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये बात आ गई समझ में? तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कब इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है जब फुल फोर्स के साथ एयर अंदर ले जाऊं मैं। ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। एक होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक वॉल्यूम के दो वॉल्यूम्स, एक या एक से ज्यादा वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देखो टाइडल वॉल्यूम से कितनी एयर बाहर निकालते हो? 5। कितनी निकाल सकते थे? और 1100। क्या निकाली? नहीं। क्या निकाली? नहीं निकाली ना, तो पीछे रह गए कि नहीं? अगर ये निकाल भी लेते तो क्या लंग पूरा खाली हो जाता कि रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता? कितना? 1200। ठीक है, इस वक्त तुमने नॉर्मली कितनी एयर बाहर निकाली है? टाइडल 500। पीछे क्या नहीं निकाली जो निकाल सकते थे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं निकाला। और जो निकाल भी नहीं सकते वो कितना? वो क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जब सिर्फ बाहर निकलता है तो पीछे कितने वॉल्यूम रह जाते हैं? 2। कौन से? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ये दोनों क्या फंक्शनल काम नहीं कर रहे हैं क्या इस वक्त? अगर तुम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाल देते तो पीछे फंक्शनल क्या रह जाता? रेजिडुअल वॉल्यूम फंक्शनल होता, वो काम करता। अब की बार वो काम कर रहा है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी काम कर रहा है, तो दोनों को मिला के कैपेसिटी कहेंगे कि नहीं? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहूंगा कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहूंगा? तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किन दो वॉल्यूम से मबनी है? एक रेजिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर नहीं आएगा, और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 1100। और जो कभी नहीं निकाल सकते वो कितना? 1200। मिलाओगे तो 2000 और 300। ये क्या है? ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इस वक्त जो तुम टाइडल वॉल्यूम सिर्फ दे रहे हो तो इस वक्त तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होगी? 2300 होगी। रेजिडुअल वॉल्यूम भी काम कर रहा है, वो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इस वक्त क्वाइट ब्रीदिंग चल रही है, मैं क्यों दूंगा? इसको मिला के कहते हैं क्या? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आ जाएं इस पे। इस वक्त देखना मैं एक्सरसाइज करके आ गया हूं, मेरी हालत ये है। टाइडल तो है ही 500, साथ साथ क्या चल रहा है? इंस्पायरेटरी रिजर्व और साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व भी। तो ये फुल फोर्स के साथ एयर लेना और फुल फोर्स के साथ निकालना कब करते हैं? जब एक्सरसाइज। इसको तीनों को मिला के बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो क्या क्या शामिल हो गया इसमें? टाइडल भी, इंस्पायरेटरी रिजर्व भी और एक्सपायरेटरी रिजर्व भी। एक्सपायरेटरी रिजर्व 1100, 500 टाइडल और कोई 2.5 लीटर या 2300 का तकरीबन होता है वो। ये सब मिलाओ तो क्या हो जाएगा? ये सब मिलाओ तो ये आपकी जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मैं 2.5 लीटर कह रहा था, ये ऑलमोस्ट 3 लीटर है। तो ये, और कितना था टाइडल वाइटल? 500। और एक्सपायरेटरी रिजर्व कितना? ये मिलाओ तो 4600। तो 4.5 लीटर तुम एयर देते हो और लेते हो। वाइटल कैपेसिटी तुम्हारी 4.5 लीटर है, माने हेल्दी लंग है तुम्हारे। और ये
कहाँ से टेस्ट होगा? स्पायरोमीटर से। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तीनों वॉल्यूम्स आपके मेजर हो जाते हैं। और चौथी जो चीज होती है इसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। माने क्या? ये वाइटल भी और प्लस कर दिया, वो जो नहीं निकाल सकते। कौन सा? वो जो रिमेनिंग है 1100 वाला। तो 4600 ये और 1100 वो। क्या ये टेस्ट स्पायरोमीटर पे ये हो सकती है कैलकुलेट? नहीं। 3 हो सकती हैं, चौथी होगी नहीं, तो ये कैसे होगी? क्या नहीं हो रहा है? क्या टेस्ट नहीं हो रहा है? रेजिडुअल वॉल्यूम टेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्या ये कैपेसिटी टेस्ट हो सकेगी? यानी जो जो वॉल्यूम, जिस जिस कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम अटैच होगा ना, वो मेजर नहीं हो सकती। किससे? उससे डिवाइस से जिसका नाम है स्पायरोमीटर, और उसको हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। तो ये स्पायरोमीटर कहते हैं उसको। ये कंप्यूटर के साथ होता है, ये अटैच या आसान होता है। एक ट्यूब होता है, ट्यूब के साथ एक डिवाइस होता है। नोज बंद कर देते हैं, माउथ से लेते हैं, माउथ पर लगा देते हैं, ऐसे करेंगे, वो एकदम से कंप्यूटर पर वो ग्राफ आ जाएगा, स्पायरोग्राम। वो आपसे करवाएंगे इस तरीके से, वो करवा के आपको दिखा देंगे कि बाबा कि ये लंग फंक्शनल टेस्ट वगैरह कराते हैं उस पर। आसान टेस्ट होता है बहुत। ये देखते हैं, कभी मैं इसका वीडियो लेके आऊँगा, दिखाऊँगा, और ये आपको फिजियोलॉजी के शायद लैब में कहीं आपको दिखा भी दें। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको स्पायरोमीट्री कहते हैं यहाँ पर। तो मसल्स ऑफ योर रिस्पायरेशन, साथ में आपने देखा कि ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है क्या, और इसके साथ आपने देखे ये लंग्स एंड कैपेसिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएंगे बहुत। जो लंग कैपेसिटीज, स्पायरोमीट्री, जिसके जरिए आप ये मेजर करते हो, बट रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नेवर बी मेजर्ड बिकॉज दिस डजंट कम आउट। वो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका रहेगा। लंग कभी भी जीरो खाली नहीं हो जाएंगे, लंग्स हवा से ही खाली हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। वो होगा मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, 1200 ml वो रहेगा। वो चेंज हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 1200 को बचपन से तो वो पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो ज़ाहिर है वो रिसाइकिल होता रहेगा, लेकिन इतनी वॉल्यूम आपकी हमेशा लंग के अंदर रहेगी, इतना एयर आपका रहेगा। ये इसको रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल हियर द रिस्पायरेशन। इस पर अभी एक टॉपिक और रहता है जो इसमें होना बाकी है, वो है नर्वस कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेशन। आप देखें कि अगर आप लेटे हुए हैं तो ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर आप दौड़ के आ गए तो रिस्पायरेशन का रेट वो नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप यहां खड़े हैं, अगर मैं पिन प्रिक कर लूं और जोर से इस तरीके से पेन दे दूं, चेंज आएगी। आप अगर वॉशरूम में जाते हैं, एकदम से आप अपना शावर करते हैं, आप देखें शावर जैसा पानी एकदम से झटका देते हैं, रिस्पायरेशन एकदम से चेक हो जाती है, उसके बाद जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। ये खुद नहीं करते आप, ये आपका ब्रेन आपसे करवाता है। आपसे ब्रेन कहाँ करवाता है? ये तो पानी करवा रहा है, तो पानी खुद नहीं जाता लंग में, पानी आपके सरफेस को लगता है, यहाँ से सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ, ठंडे पानी के सिग्नल्स ये जाते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन की तरफ जब जाते हैं तो ब्रेन का वो जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो सिग्नल भेजता है नीचे आपकी फ्रेनिक नर्व की तरफ, और उसको बोलता है कि इसके रिस्पायरेशन को जल्दी करवाओ। तो दौड़ने से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये क्या है, ये सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो उससे रिदम चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो रिदम चेंज हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, डेप्थ ऊपर नीचे होगी, ये सारा कंट्रोल ब्रेन के अंदर है। इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर, जो मौजूद है आपके लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसको हम कहते हैं मेडुला। मेडुला सुना हुआ है ना आपने? मेडुला ऑब्लांगेटा जिसको कहते हैं, ये उसके अंदर सेंटर बैठा हुआ है। और फिर मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर तो सेंटर है ही, उस मेडुला ऑब्लांगेटा का जो और कंट्रोल है, मेडुला ऑब्लांगेटा तो कंट्रोल है, इसका बाप बैठा हुआ है ऊपर, जिसका नाम है सेरिब्रम। और जैसे आप देखें जी, आपने देख लिया ये शेर लेटा हुआ है, तुम देख रहे हो आंखों से, आंख सेरिब्रम की तरफ, वो सेरिब्रम नीचे भेजेगा। आप ऐसे बैठ के देखोगे कि दिल की धड़कन और सांस तेज हो जाएगी। आंख बंद कर लो, मेरी तरफ से 10 शेर सोए हुए हो, मैं देख ही नहीं रहा हूँ शेर को, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा उमूमन तरीका होता है कि हम हमेशा बड़े मसलों को क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं,
जैसे कहते हैं ना कि वो कबूतर जो है ना वो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली है ही नहीं, वो फिर पता चलता है थोड़ी देर बाद कबूतर नहीं है, बिल्ली होती है। हमारे पाकिस्तानियों का मसला यही है ना, वो हम मसले को ऐसे दूर कर देते हैं कि आंखें ही बंद कर देते हैं, है ही नहीं। वो सब आसान तरीका है, सुस्त लोगों का आसान तरीका क्या है, मसले को देखो ही नहीं, देखो नहीं तो है भी नहीं, वो मसला होता है, वो फिर पता चलता है कि जो देख नहीं रहा है वो खुद ही नहीं है अब। तो इसका मकसद ये है कि आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। तो ये कौन देखेंगे, ब्रेन, वो ब्रेन नीचे आएगा, एकदम से सांस आपकी उखड़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि आप डर के मारे, या आंखें बंद भी कर लो, शेर नहीं देख रहे हो लेकिन धाड़ेगा तो कान से, अब के बाद फिर वही डरना शुरू हो जाएगा, सांस आपकी चेंज हो जाएगी। ये सेंट्रल कंट्रोल होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कंट्रोल। इसको थोड़ा सा देखने के लिए, ये सिर्फ 3 घंटे दिए हैं रेस्पिरेशन को, इसको थोड़ा 1 घंटा और देना चाहिए था, लेकिन मैं ये वाला सेशन इंशाल्लाह आपको करा दूंगा। अगर नहीं भी हुआ तो मैं ये घर पे रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से चलना है। अगर कहीं वो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो ये फिर मैं यहाँ पर आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर लूँगा। इसका ये होगा तरीका कि मैं सेंट्रल कंट्रोल की एक क्लास में घर पे कर दूंगा, वो आपको भेज दूंगा, वो देख लेना अच्छे तरीके से। ये देखना भी ऐसे ही है जैसे लेक्चर है, यहाँ भी मुझे देख ही रहे हैं और आप कौन सा मुझे सर पे उठाया हुआ है आपने, यही है वही चीज़ जो ये आप देख रहे हैं वो आप घर पे भी देख सकते हैं, बात एक ही है। और मैंने तो उनको यूनिवर्सिटीज़ को बिलीव करें, मैंने उनको आइडिया दे दिया है, मैंने कहा लेक्चर हॉल्स बंद कर दो, ज़रूरत ही नहीं है लेक्चर हॉल की, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी बंद कर दे। मैंने कहा यूनिवर्सिटी बंद नहीं करो, वहाँ बच्चों को बुलाओ सिर्फ प्रैक्टिकल्स करने के लिए। अगर MBBS का लड़का है तो सीधा वार्ड में चला जाए, पहले फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही वार्ड में चला जाए, लेक्चर लेने के लिए ना आए। अब उससे फिर लेक्चर कैसे पूरे होंगे? मैंने कहा लेक्चर के लिए लेक्चरर जाए IT डिपार्टमेंट, अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके आ जाए, वो वेबसाइट पे डाल दो, शाम को जाके घर पे जाके लेक्चर, वीकेंड पे जाके लेक्चर देख ले। ये यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये लेक्चर मैं घर पे जाके दे दूँ या यहाँ IT में देके तुम्हें शाम को भेज दूँ, ये और यहाँ बैठने में कोई फ़र्क है क्या? वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो, 50 दफ़ा देख सकते हो, सारी ज़िंदगी तुम्हारे लाइब्रेरी में रहेगा वो। टीचर पता नहीं फोत हो जाए फिर भी रहेगा ये, और जब जब तुम्हें मर्जी हो तब जब देख लो। टाइम के साथ अक्ल आएगी और तो ये ज़्यादा समझ में आएंगी। तो क्या ज़रूरत है इस वक्त यहाँ इतना टाइम ज़ाया करने की? कोई ज़रूरत ही नहीं। प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, सीधा भेज दो उनको वार्ड के अंदर, वहाँ प्रैक्टिकल चाहिए। वार्ड घर में नहीं आएगा, ये तो घर में आ सकता है ना। टाइम बचाओ। यहाँ सुबह को बैठे हुए हैं लड़के, 4 लेक्चर्स, एक जाएगा, दूसरा आएगा टीचर, दूसरा बकवास करेगा, तीसरा चौथा, और 4 लेक्चर सुन के स्टूडेंट पागल हो जाते हैं। आखिर में 5 घंटे बैठ के लेक्चर सुनते रहते हैं, वो टीचर अच्छा भी नहीं लगता और बकवास कर रहा है, पता नहीं, बोलते भी नहीं, अदब भी करना है, और समझ में भी कुछ नहीं आता। 10% भी लोग, आप ऐसे नहीं समझे कि आपकी जगह पर हम बैठे हुए नहीं थे, 5% भी उस दिन समझ में नहीं आता था। हमें 2.5-4 साल बाद वो ईयर भी निकल गया, तब जाके समझ में आई उसकी बात। ये टाइम के साथ समझ में आता है, ये कुछ नहीं समझ में आ गया, मैंने समझा दिया और समझ गए आप। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं सब कुछ। 5% लोग समझते हैं, उनमें 2% समझ जाएंगे। और ये कितना आसान नहीं है कि इतना जल्दी समझ जाना है, पढ़ाई इतनी ईजी नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि बैकअप हो। भाई आज का लेक्चर मुझे आज समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं है, मुझे कल आ जाए। अब कल सर तुम्हारे कोई नौकर तो नहीं है कि कल आ जाएंगे तुम्हें दोबारा समझाने के लिए, लेकिन अगर रिकॉर्डेड है तो फिर सर मेरे नौकर ही हैं, और क्या। जब चाहूँ मैं उसको देख सकता हूँ, जब चाहूँ मैं उसके लेक्चर सुन सकता हूँ, और इसमें तो कोई ख़र्चा भी नहीं है। हाँ, मेरी तरफ वेबसाइट होगी तो उसके खर्चे हैं, वरना यूट्यूब तो सारा मुफ्त में है। और टिकटॉक से बेटर है कि ये कर लो। तो कल मेरे ख्याल में मैंने भेजी होगी और वो ईज़िली चली भी होगी, ठीक है ना। और आज की भी भेज देते हैं। ख़ास तौर पे आज में वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेना क्या है, और ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग देख लेना क्या है, ताकि इसकी फिर आगे से डिजीज़ समझ में आ जाए। तो दिस वाज योर क्लास टुडे।